बहुत बार अक्सर आपने लोगों को देखा होगा कि नाम पढ़ते ही या फिर किसी चीज को देखते ही वो डिसाइड कर लेते हैं कि ये चीज उनके लिए है या नहीं, या फिर इस चीज में क्या है और क्या नहीं। तो ठीक इसी तरीके से शायद आपने आज की इस ऑडियो बुक समरी का जैसे ही नाम देखा होगा तो आपके दिमाग में यही सवाल आया होगा कि ये तो टीनेजर्स के लिए है, इसमें मेरे लिए क्या होगा। तो एक बार रुकिए, क्योंकि ये समरी टीनेजर्स को जितना बेनिफिट देगी उतना ही अडल्ट्स को भी। तो कुल मिलाकर के ये समरी भी सभी के लिए है। तो आइए जानते हैं इस समरी के बारे में। क्या आपको कभी हैरानी हुई है कि बाकी टीन्स कैसे खुश रहते हैं जबकि आपको अपनी लाइफ बहुत ही दुखदाई लगती है, मिजरेबल लगती है? क्या कभी आपने ये जानने की कोशिश की है कि क्यों कुछ टीनेजर्स अपनी प्रॉब्लम्स हैंडल नहीं कर पाते? दरअसल जो प्रॉब्लम है ना, वो अंदर है, बाहर नहीं। सारी प्रॉब्लम्स हमारे ही अंदर है, हमारे परसेप्शन में है। अगर आप अपना परसेप्शन चेंज कर दे तो आप खुद को भी और अपनी सिचुएशंस को भी चेंज कर सकते हैं। तो ये समरी सभी टीनेजर्स प्रॉब्लम्स का सलूशन है। इस समरी से आप सीखेंगे कि कैसे कुछ टीनेजर्स अपनी लाइफ के सबसे ज्यादा चैलेंजिंग टाइम से सक्सेसफुली गुजर कर आए हैं और आपको उनकी सक्सेस का सीक्रेट भी पता चलेगा। इस समरी में आप पढ़ेंगे कि टीनेज लाइफ की प्रॉब्लम्स क्या क्या होती है और उनके सॉल्यूशंस क्या हो सकते हैं। इस समरी के बारे में जानकर के एक बात जो आप सीखेंगे वो ये है कि कोई भी चेंज हमारे अंदर से आता है। अगर आप एक पीसफुल लाइफ जीना चाहते हो तो आपकी बॉडी और माइंड भी पीसफुल रहना बहुत जरूरी है। इस समरी में आप हाईली इफेक्टिव टीन्स की कुछ डेली हैबिट्स के बारे में जानेंगे। ऐसी 7 हैबिट्स इस समरी में डिस्क्राइब की गई है जो आपका परसेप्शन और आपके माइंडसेट को चेंज कर सकते हैं। इस जर्नी में आपको सक्सेस का ट्रू मीनिंग समझ में आएगा। सक्सेस का मतलब पैसे या फेम नहीं है, बल्कि अपनी पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ के बीच में बैलेंस को क्रिएट करना ही सक्सेस है। आप दुनिया को एक डिफरेंट वे से देखोगे तो ये दुनिया आपको बदली हुई नजर आएगी। फर्क सिर्फ हमारे नजरिए में है, इसीलिए बाहरी सुंदरता से पहले अपने अंदर की खूबसूरती को निखारो, फिर देखो ये पूरी दुनिया ही आपको खूबसूरत नजर आएगी। तो क्या आप इस चेंज के लिए तैयार हैं? तो चलिए शुरू करते हैं इस जर्नी को। और सबसे पहले बात करते हैं फर्स्ट चैप्टर की, गेट इन द हैबिट। यानी कि टीनेज फेज लाइफ का सबसे मुश्किल टाइम होता है। इस उम्र में बच्चे अक्सर समझ नहीं पाते हैं कि गलत क्या है और सही क्या है। उम्र के इस दौर में कई बार उन्हें इमोशनल अप डाउन फेस करने पड़ते हैं। अगर आप भी एक टीनेजर हो तो आपको भी कई तरह की प्रॉब्लम्स झेलनी पड़ती होगी, जैसे फ्रेंडशिप, हार्ट ब्रेक्स, स्कूल्स की प्रॉब्लम्स और इसी तरह की कई सारी प्रॉब्लम्स। आप अपनी लाइफ को एकदम टर्न ऑफ तो नहीं कर सकते, लेकिन हाँ, आप अपनी लाइफ में चेंज जरूर ला सकते हैं। ऑथर शॉन कवी सजेस्ट करते हैं कि हर सक्सेसफुल और हैप्पी टीन में ये 7 हैबिट्स जरूर पाई जाती है। हैबिट्स जो होती है, आदतें जो होती है, वो ऑटो पायलट मोड पर काम करती है और कई बार तो हमें पता ही नहीं चलता है कि हम कोई भी काम अपनी हैबिट की वजह से कर रहे हैं। अच्छी आदतें आपको बेहतर बना सकती है, जबकि बुरी आदतें आपको तोड़ भी सकती है। लेकिन बेस्ट पार्ट ये है कि आप कभी भी अपनी हैबिट्स को चेंज कर सकते हैं। टीनेज लाइफ में कितने सारे कॉम्प्लिकेशंस आते हैं, इसका एक एग्जांपल शॉन अपनी रियल लाइफ की एक्सपीरियंस से देते हैं। शॉन जब स्कूल में थे तो उन्हें पहली बार प्यार हुआ। जिस लड़की से उन्हें प्यार हुआ था उसका नाम था निकोल। शॉन थोड़े से शर्मीले टाइप के थे, इसीलिए वो लड़कियों से डायरेक्ट बात करने में डरते थे। तो शॉन ने अपने फ्रेंड क्लार्क को बोला कि वो उसे निकोल को प्रपोज करने में मदद करे। उसने क्लार्क को बोला कि वो जाकर के निकोल को बताए कि शॉन उससे लव करता है। तो क्लार्क निकोल के पास गया और उसने उसे शॉन का मैसेज दिया। वो जब वापस शॉन के पास आया तो शॉन ने निकोल का रिस्पॉन्स पूछा। क्लार्क बोला, तुम मोटे हो इसीलिए निकोल ने तुम्हें रिजेक्ट कर दिया है। और क्लार्क हंसने लगा, वो शॉन का मजाक उड़ा रहा था। और इधर शॉन का दिल टूट चुका था, उसे खुद पर शर्म आ रही थी। वो सोच रहा था कि काश वो कहीं जाकर के छुप जाता। दरअसल टीनेज फेज हमारी लाइफ का सबसे मुश्किल दौर होता है, जब छोटी छोटी बातों से हम हर्ट हो जाते हैं। किसी का एक छोटा सा कमेंट भी हमें काफी ज्यादा चुभता है। शॉन खुशकिस्मत था कि वो जल्दी ही इस दर्द से उबर गया, मगर बहुत से लोग नहीं उबर पाते हैं। कुछ टीनेजर तो इतने ज्यादा हर्ट हो जाते हैं कि खुद को नुकसान पहुंचा लेते हैं। यहाँ पर हम एक और एग्जाम्पल देंगे कि कैसे हमारी हैबिट्स चेंज हो सकती है। तो चलिए एक एक्सरसाइज करते हैं। आप अपने बाजू को फोल्ड करो। अब उन्हें अपोजिट वे में फोल्ड करने की कोशिश करो। आपको ये थोड़ा सा अजीब लगेगा क्योंकि आपको फर्स्ट तरीके से हाथ फोल्ड करने की आदत है, लेकिन अगर आप 30 दिनों तक अपोजिट डायरेक्शन में अपने हाथ को फोल्ड करने की प्रैक्टिस करेंगे तो फिर आपको कुछ भी अजीब नहीं लगेगा।
क्योंकि तब तक ये आपकी हैबिट बन चुकी होगी। तो इसका मतलब ये है कि आप कभी भी अपनी बैड हैबिट्स को छोड़कर के गुड हैबिट्स डेवलप कर सकते हो। अब बात करते हैं हैबिट 1, बी प्रोएक्टिव। दो टाइप के लोग होते हैं, पहले जो रिएक्टिव होते हैं और दूसरे प्रोएक्टिव। रिएक्टिव लोग अपनी हर प्रॉब्लम के लिए दूसरों को ब्लेम करते रहते हैं। ऐसे लोग अपनी कोई भी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं समझते हैं। ये लोग खुद को हमेशा विक्टिम की नजर से देखते हैं, क्योंकि इन्हें लगता है कि लोग इनके दुश्मन हैं। दूसरी तरफ होते हैं प्रोएक्टिव लोग, जो अपनी लाइफ की हर रिस्पॉन्सिबिलिटी को खुद उठाते हैं। ये लोग अपनी लाइफ की गाड़ी में पैसेंजर नहीं बल्कि ड्राइवर होते हैं, यानी इनके लाइफ में जो कुछ होता है उसे ये अपनी जिम्मेदारी समझते हैं। शॉन कवे कहते हैं कि अगर हमें विनर बनना है तो हमें प्रोएक्टिव बनना पड़ेगा। चलिए एक एग्जाम्पल की मदद से रिएक्टिव और प्रोएक्टिव लोगों के बीच के फर्क को समझते हैं। मान लो आपका कोई क्लोज फ्रेंड है, आप उसके साथ अक्सर घूमते फिरते हैं और आपका फ्रेंड भी आपके साथ बड़ा अच्छा बिहेव करता है। अब मान लो कि एक दिन आपने उसे किसी और से आपकी बुराई करते हुए सुन लिया, आपको कैसा फील होगा? बेशक आप काफी ज्यादा हर्ट हो जाएंगे, आपको अपने फ्रेंड की धोखेबाजी पर काफी गुस्सा आएगा। या तो आप रिएक्टिव हो जाएंगे या प्रोएक्टिव। अगर आप रिएक्टिव बनते हो तो उससे बात करना बंद कर दोगे और दोस्ती तोड़ दोगे। हो सकता है कि आप डिप्रेशन में आकर उस पर अटैक कर दो, या फिर आप भी बदला लेने के लिए उसके खिलाफ उल्टा सीधा बोलने लगो। लेकिन क्या आपको पता है कि इस तरह का बिहेव करके आप अपने दोस्त को अपनी लाइफ का रिमोट कंट्रोल दे रहे हो, क्योंकि उसने जो किया आप उस पर बगैर सोचे समझे रिएक्ट कर रहे हो। अब वो जब चाहे तब आपका मूड चेंज कर सकता है, लेकिन अगर आप प्रोएक्टिव बनते हो तो आप उसे माफ कर दोगे। आप उसे बताओगे कि आपको कितना हर्ट हुआ है और आप दोबारा ये नहीं चाहते। आप अपने दोस्त को माफ करके एक सेकंड चांस दे रहे हो और वो भी आपकी इस काइंडनेस को हमेशा याद रखेगा और आपकी दोस्ती उम्र भर चलेगी। प्रोएक्टिव लोग इसी तरीके से अपनी लाइफ का चार्ज लेते हैं। वो किसी और को अपने इमोशंस को कंट्रोल नहीं करने देते। वो कैसे रिएक्ट करेंगे ये वो खुद डिसाइड करते हैं, कोई और उनसे कोई रिएक्शन नहीं करवा सकता। तो रिएक्टिव और प्रोएक्टिव को समझने के साथ अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं हैबिट 2, बिगिन विद द एंड इन माइंड। आइए इसे समझते हैं। हम सब कुछ ना कुछ अचीव करने में हमेशा बिजी रहते हैं और अपने गोल्स को अचीव करने के लिए बहुत मेहनत करते हैं, कई बार तो अपने सेट किए हुए गोल की वैल्यू को एनालाइज किए बगैर, क्योंकि हम कई बार गैर जरूरी कामों में बिजी रहते हैं, जिसकी वजह से हम फोकस लूज कर देते हैं और अपना रियल एम्बिशन ही भूल जाते हैं। हाईली इफेक्टिव टीन्स की सेकंड हैबिट है बिगिन विद द एंड इन माइंड, यानी एंड को अपने माइंड में लेकर चलना, जिसका मतलब है कि आप लाइफ में जो भी चाहते हैं उसकी क्लियर पिक्चर अपने माइंड में रखिए। दो रीजंस की वजह से ये हैबिट काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। पहला तो ये कि टीनेज उम्र एक क्रिटिकल क्रॉस रोड की तरह है। आप जो भी रास्ता चूज करोगे वो आपकी फ्यूचर लाइफ को अफेक्ट करेगा। सेकंड रीजन है कि अगर आप अपने गोल्स को डिसाइड नहीं करते हैं तो कोई और आपके लिए डिसाइड कर लेगा, यानी फिर आप अपने नहीं बल्कि उनके ड्रीम्स को पूरा करोगे। हैबिट ऑफ बिगिन विद द एंड इन माइंड के कॉन्सेप्ट की वजह से ही जिम अपने सपनों को पूरा कर पाया। जब जिम 9th क्लास में था तो उसने पहले ही सोच रखा था कि वो बड़ा होकर क्या बनेगा। जब कभी भी वो उदास होता और नेगेटिव फील करता तो एक शांत जगह पर चला जाता और इमेजिन करने लगता कि वो बड़ा होगा तो कैसी जिंदगी जिएगा, उसकी लाइफ कैसी होगी। इस तरह से जिम ने अपनी पूरी लाइफ प्लान कर रखी थी। उसने अपनी एजुकेशन के बारे में, अपनी फ्यूचर फैमिली, घर, यहाँ तक कि बच्चे भी प्लान कर रखे थे। जिम ने अपनी लाइफ का कंट्रोल अपने हाथ में रखा और अपने इरादों पर डटा रहा। वो अपने डिसीजन खुद लेता था। जैसा कि हमने बोला, टीनेज एक क्रिटिकल क्रॉस रोड होती है, इसीलिए अपना रास्ता खूब सोच समझकर चूज करो। इस पॉइंट को हम एक और कहानी से साबित करेंगे। शॉन कवे का एक फ्रेंड था जैक यूरोप गया और वहां से एक पार्टी ड्रग लेकर लौटा। उसने अपने नए दोस्तों को और शॉन को भी पार्टी ड्रग ट्राई करने के लिए इनवाइट किया। शॉन जानता था कि जैक गलत रास्ते पर चल रहा है और वो उसे फॉलो नहीं करेगा, लेकिन शॉन के ज्यादा क्लोज फ्रेंड्स नहीं थे और वो लोनर नहीं रहना चाहता था। इसके बावजूद शॉन ने जैक से फ्रेंडशिप तोड़ दी और नए फ्रेंड्स बनाए। कुछ महीनों के बाद ही जैक एक ड्रग एडिक्ट बन चुका था और नशे की हालत में एक स्विमिंग पूल में डूबकर मर गया। शॉन को जैक के चले जाने का काफी ज्यादा दुख था, लेकिन उसे ये सोचकर के रिलीफ हुआ कि उसने सही टाइम पर जैक की बुरी संगत छोड़ दी और एक ड्रग एडिक्ट होने से बच गया। इसी के साथ अब आगे बात करते हैं हैबिट 3, पुट फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट, यानी कि जो जरूरी है पहले वो करो।
आज के टीनेजर्स के लिए टाइम मैनेजमेंट बहुत ज्यादा बड़ी प्रॉब्लम है। उनके पास करने को इतना कुछ है कि टाइम ही कम पड़ जाता है और इतनी सारी एक्टिविटीज में इन्वॉल्व रहने की वजह से कई बार उनके मोस्ट इम्पॉर्टेंट काम भी छूट जाते हैं। इसीलिए उन्हें टाइम मैनेजमेंट सीखना होगा। जो चीजें उनके लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है उन्हें प्रायोरिटी देनी होगी, यानी कि जो जरूरी है वो पहले करो। तो जो चीजें टॉप लिस्ट में है उन्हें पहले करना है और उन्हें बाकी चीजों से ज्यादा टेंशन देना है। टीन्स को अपनी लाइफ में प्रायोरिटी की हैबिट डालनी होगी। जो चीजें उनके लिए सबसे जरूरी है उन्हें यस बोलना है और जो बाकी के अनइम्पॉर्टेंट काम है उन्हें ना बोलना है। इस हैबिट को हम एक टाइम क्वाड्रेंट मॉडल से एक्सप्लेन करेंगे। इस मॉडल के दो मेन पार्ट है, जो है इम्पॉर्टेंट और अर्जेंट। इम्पॉर्टेंट चीजें वो है जो आपके गोल में कंट्रीब्यूट करे और अर्जेंट चीजें वो है जिन्हें तुरंत पूरा करना है। टाइम क्वाड्रेंट 4 टाइप के होते हैं, यानी कि 4 प्रकार के। फर्स्ट टाइप क्वाड्रेंट को हम प्रोकास्टिनेटर से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। इसमें हमारे वो सारे काम आते हैं जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। जैसे कि अगर आपने अपना होमवर्क अभी तक नहीं किया है तो आपको सारी रात जागकर पूरा करना पड़ेगा। थर्ड क्वाड्रेंट को हम यस मैन से रिप्रेजेंट करते हैं। इसमें अर्जेंट मगर नॉन सो इम्पॉर्टेंट चीजें आती है, यानी वो काम जो दूसरों के लिए इम्पोर्टेंट है पर आपके लिए नहीं, और इन कामों को आप दूसरों की खुशी के लिए करते हैं। जैसे एग्जांपल के लिए यस मैन कभी भी किसी को ना नहीं बोल सकता। जैसे आपके दोस्त चाहते हैं कि आप उनके साथ क्रूज पर चले, लेकिन आपको कोई जरूरी काम करना है पर फिर भी आप दोस्तों की खुशी के लिए उनके साथ चले जाते हैं क्योंकि आप उन्हें मना नहीं कर सकते। फोर्थ क्वाड्रेंट को हम स्लैकर से रिप्रेजेंट करते हैं। इस क्वाड्रेंट में अनइम्पॉर्टेंट और नॉन अर्जेंट एक्टिविटीज आती है। वो सारे काम जो सिर्फ वेस्टिंग ऑफ टाइम है वो इस कैटेगरी में आते हैं। जैसे कि हम बोल सकते हैं कि एक स्लैकर जो दिन चढ़े तक सोता रहता है, उसे कॉमिक्स और टीवी बहुत पसंद है, उसके पास कोई काम नहीं है, वो बेकार ही घूमता रहता है, उसे मूवीज देखना और इंटरनेट पर सारा दिन चैट करना पसंद है। दरअसल वो अपना पूरा टाइम वेस्ट करता है। अब यहाँ पर सेकंड क्वाड्रेंट जो है वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इस क्वाड्रेंट को हम प्रायोरिटाइज से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। इसमें वो सारे काम आते हैं जो इम्पोर्टेंट तो है पर अर्जेंट नहीं, जैसे रिलेशनशिप बिल्ड करना, रिलैक्स करना, किसी चीज की प्लानिंग करना वगैरह वगैरह। एक प्रायोरिटाइज को पता होता है कि उसे कब ना बोलना है। मान लो आपका कोई इम्पोर्टेंट टेस्ट होने वाला है और आपके दोस्त आपसे फ्राइडे नाइट पार्टी में चलने को बोल रहे हैं, तो आप जानते हैं कि आपको क्या करना है। आप किसी भी कंडीशन में पार्टी अटेंड नहीं करेंगे क्योंकि आपकी प्रायोरिटी आपका टेस्ट है। तो अब हम सब इन चारों क्वाड्रेंट में टाइम स्पेंड करते हैं। फर्क बस ये है कि इन चारों क्वाड्रेंट में लोग जो टाइम बिताते हैं वो सबका अलग अलग होता है, और एक सक्सेसफुल टीनेजर वही है जो अपना मैक्सिमम टाइम क्वाड्रेंट 2 में बिताता है, स्पेंड करता है, और उसके बाद 1, 3 और 4 को सबसे कम टाइम देते हैं। तो हमारे कामों को कैसे प्रायोरिटाइज करना है ये समझने के बाद तो अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं चौथी हैबिट की, थिंक विन विन। यानी कि लोगों के बीच में 3 टाइप के इंटरेक्शन होते हैं। ये है विन लूज, लूज विन और लूज लूज। ये तीनों ही कॉमन है पर पुअर है। पहली नजर में ये सही लगते हैं पर लास्ट में आप देखेंगे कि ऐसा नहीं है। इंटरैक्शन में इन्वॉल्व होने वाले लोगों को अगर म्यूचुअली फायदा नहीं होता है तो लूज करने वाला उस रिलेशनशिप को एक ना एक दिन तोड़ ही देगा। सिर्फ म्यूचुअली बेनिफिशियल इंटरैक्शन लॉन्ग लास्टिंग चलते हैं, इसीलिए आपको विन विन सोचना होगा। दोनों पार्टीज को विनिंग साइड पर रहना होगा, तभी रिलेशनशिप काम करेगा। इसके लिए आपको कंसिडरेट और करेजियस दोनों बनना होगा। आपको एक अबंडेंस मेंटालिटी की जरूरत है, जिसका मतलब है सबको बराबर स्पेस मिले, सबका फायदा हो और आपको अपनी जीत के लिए किसी को हराना ना पड़े। यहाँ पर हम 2 कहानियां शेयर कर रहे हैं जो हमें विन विन सिचुएशन के बारे में बताएगी। तो पहली स्टोरी है कि एक रात मारी की अपनी मॉम से फाइट हो गई। उसकी माँ ग्रोसरी शॉपिंग के लिए कार ले जाना चाहती थी, पर मारी को अपने दोस्तों के साथ गेम देखने जाना था। उसकी माँ ने मारी को बोला कि तुम अपने दोस्तों को कॉल करके तुम्हें पिक करने को बोलो, लेकिन मारी को ये आइडिया पसंद नहीं आया क्योंकि उसके दोस्त हमेशा उसे पिक करने आते थे और उसकी माँ का कहना था कि ग्रोसरी शॉपिंग ज्यादा जरूरी है, पर मारी सुनने को तैयार नहीं थी। फाइनली मारी ही जीती और उसकी माँ को हार माननी पड़ी। बेशक मारी जीत गई थी, पर ऐसा हर बार नहीं होता। अगली बार उसकी माँ ने अपनी बात मनवाई और मारी को मानना पड़ा। तो ये विन लूज इंटरैक्शन लंबे टाइम तक नहीं चल सकता। चलिए अब दूसरी कहानी लेते हैं। डॉन और पैम हाई स्कूल के फ्रेंड्स और क्लासमेट्स थे। दोनों गर्ल्स बास्केटबॉल टीम में प्लेयर्स भी थे। डॉन अच्छा खेलती थी, वो हर गेम में 4 या 5 बढ़िया शॉट्स मार लेती थी।
इसीलिए बड़ी फेमस थी। पैम अपनी दोस्त से जलती थी, तो पैम ने डिसाइड किया कि वो डॉन को बॉल पास नहीं करेगी, चाहे वो शॉट के लिए ओपन ही क्यों ना हो। पैम अब हर गेम में डॉन तक बॉल पहुंचने ही नहीं देती थी, तो डॉन को बड़ी इरिटेशन होती थी। उसने इस बारे में अपने फादर से बात की, तो उसके फादर ने कहा कि जब भी बॉल तुम्हारे पास आए तो उसे पैम को पास कर दो। पहले तो डॉन को अपने डैड की एडवाइस पसंद नहीं आई, पर अगली गेम में उसने वही किया जो उसके डैड ने उसे बोला था। डॉन खुद को शॉट नहीं लगा पाई और उसने बॉल पैम को पास कर दी। पैम थोड़ी हैरान हुई। अब जब भी डॉन के पास बॉल आती तो वो पैम को पास करती। कुछ दिनों के बाद पैम भी डॉन को बॉल पास करने लगी, तो दोनों की फिर से दोस्ती हो गई। दोनों ने मिलकर के कई सारी गेम्स जीते और उनके छोटे से टाउन में दोनों की जोड़ी फेमस हो गई। तो ये एक विन विन स्ट्रेटेजी का एग्जाम्पल था। विन विन रिलेशनशिप हमेशा काम करता है, इसमें हर पार्टी को फायदा होता है और रिलेशनशिप भी लॉन्ग लास्टिंग रहता है। अगर डॉन पैम को बॉल पास नहीं करती तो शायद दोनों की दोस्ती टूट चुकी होती और एक दूसरे के लिए उनकी नफरत भी इतनी गहरी हो जाती कि वो साथ मिलकर कोई भी गेम नहीं जीत पाती। आगे है हैबिट नंबर 5, सीक फर्स्ट टू अंडरस्टैंड देन टू बी अंडरस्टूड, यानी कि पहले दूसरों को समझने की कोशिश करो, फिर दूसरों से उम्मीद करो कि वो आपकी बात को समझे। मतलब ये कि कई लोगों को फ्री एडवाइस देने की आदत होती है, हालांकि ये कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन पहले दूसरों की प्रॉब्लम को समझो और फिर सलाह दो, क्योंकि हर एक इंसान की सिचुएशन अलग होती है। अगर आप दूसरों से उम्मीद करते हो कि वो आपकी एडवाइस माने, तो पहले उनकी पूरी बात सुन लो। उनकी प्रॉब्लम क्या है और उसका सोल्यूशन क्या होगा, ये समझने की कोशिश करो। अगर आप बगैर उनकी बात सुने एडवाइस दोगे तो वो आपकी बात का कभी ट्रस्ट नहीं करेंगे और ना ही आपकी एडवाइस लेंगे। इसीलिए बेस्ट यही होगा कि पहले दूसरों को समझा जाए, फिर उन्हें कोई सलाह दी जाए। चलिए इसे एक सिंपल एग्जांपल से समझते हैं। मान लो आप शॉप में जूते लेने गए और सेल्समैन आपकी चॉइस के बारे में पूछता है, लेकिन आपके जवाब का वेट किए बिना ही आपको कोई भी गंदे से दिखने वाले शूज दिखाकर बोलता है कि सर ये आपके लिए बेस्ट रहेंगे। आपका रिएक्शन क्या होगा? क्या कभी भी आप फिर से उस दुकान पर जाएंगे? नहीं, क्योंकि सेल्समैन ने आपकी बात सुने बगैर ही आपको ऐसे शूज दिखाए जो आपको बिल्कुल भी पसंद नहीं आए। ठीक ऐसे ही एक बार शॉन कोवे को गेम खेलते समय चोट लग गई। उसके बाइसेप्स पर चोट लगी थी। दर्द से उसका बुरा हाल था। शॉन डॉक्टर के पास गया और उसे बताया कि उसे कहां पर पेन हो रहा है, पर डॉक्टर उसकी बात सुन ही नहीं रहा था। वो शॉन को बोल रहा था कि मुझे पता है कि तुम्हें क्या फील हो रहा है। डॉक्टर ने शॉन को कुछ एक्सरसाइज बताई, लेकिन शॉन को कोई भी फर्क नहीं पड़ा, बल्कि उसका दर्द और भी ज्यादा बढ़ता गया। फाइनली शॉन को दूसरे डॉक्टर के पास जाना पड़ा और इस कॉन्सेप्ट को क्लियरली समझने के लिए हम आपको एक और स्टोरी सुनाते हैं। कैंडिस एक स्कूल गर्ल है। उसे एनोरेक्सिया की बीमारी हो गई थी। ये एक ईटिंग डिसऑर्डर होता है जिसमें इंसान वेट बढ़ने के डर से खाना छोड़ देता है। एनोरेक्सिक पेशेंट या तो बहुत ही कम खाते हैं या फिर खाना बिल्कुल छोड़ देते हैं। उसके हाई स्कूल में हर किसी ने कैंडिस को प्रॉपर खाना खाने की सलाह दी। उसके पेरेंट्स उसके वजन को लेकर के काफी ज्यादा टेंशन में थे। वो काफी ज्यादा दुबली हो गई थी, तो उसके पेरेंट्स उसे लेकर के कई डॉक्टर्स के पास गए, पर कोई असर नहीं हुआ। कैंडिस को कुछ भी खाना अच्छा नहीं लगता था। कैंडिस ने जब कॉलेज में एडमिशन लिया तो उसे हॉस्टल में 3 और लड़कियों के साथ रहना पड़ा, पर उसकी रूममेट्स भी उसे खाने के लिए नहीं बोलती थी। हालांकि उन्हें कैंडिस की फिक्र थी। एक्चुअल में वो तीनों कैंडिस को पेशेंट की तरह यानी कि मरीजों की तरह ट्रीट नहीं करती थी। कैंडिस उनके साथ बड़े मजे करती थी और वो तीनों भी उसे समझती थी। कैंडिस को अपनी रूममेट्स पर पूरा ट्रस्ट था, पूरा विश्वास था। अब तक तीनों अच्छे दोस्त बन गए थे और कुछ टाइम के बाद कैंडिस ने अपनी रूममेट्स की डाइट को फॉलो करना शुरू कर दिया। अब तो दिन में कैंडिस 3 बार खाना खाती थी। कैंडिस की हालत में अब धीरे धीरे सुधार आ रहा था और ये कहानी शो करती है कि आप किसी पर अपनी एडवाइस थोप नहीं सकते। पहले आपको ट्रस्ट बिल्ड करना होगा, तभी लोग आपकी बात मानेंगे। पहले लोगों को और उनकी प्रॉब्लम को समझो, फिर उन्हें कोई सलाह दो। और इसी कहानी को समझने के साथ आगे बात करते हैं हैबिट नंबर 6, जो है सिनर्जाइज, यानी कि आपने कहावत तो सुनी ही होगी, एक से भले दो। इसका मतलब है कि अकेले रहने से अच्छा है कि हम किसी के साथ एक सिनर्जी में काम करें। जब लोग एक टीम बनाकर बेटर रिजल्ट के लिए साथ काम करते हैं तो उसे सिनर्जी बोलते हैं। सिनर्जी एक विन विन इंटरैक्शन है जहां दोनों पार्टिसिपेंट्स जीतते हैं। सिनर्जी के लिए लोगों को एक दूसरे के बीच का डिफरेंस समझना होगा और एक दूसरे के यूनिक टैलेंट की तारीफ करनी होगी। आपको नेचर में हर जगह सिनर्जी देखने को मिलेगी।
आपने कई बार बर्ड्स को रीनो यानी गैंडी के ऊपर बैठे देखा होगा। बर्ड्स उनकी बॉडी से कीड़े निकाल कर खाती है। बर्ड्स को खाना मिल जाता है और गैंडी की बॉडी भी क्लीन हो जाती है, तो दोनों को एक दूसरे से फायदा होता है। तो ऐसे ही कई सारे प्लांट्स और एनिमल्स भी सिम्बायोटिक रिलेशनशिप में रहते हैं। सिनर्जी का एक और ग्रेट एग्जाम्पल हमें गीज यानी बतखों में नजर आता है, जब सब एक झुंड में एक साथ उड़ती है और वी की शेप बनाती है। इस फॉर्मेशन में सब बर्ड्स अकेले उड़ने के मुकाबले 71% ज्यादा उड़ पाती है। पीछे की बर्ड्स हॉकिंग से आने वाली बर्ड्स को एनकरेज करती है, और इस फॉर्मेशन में गीज जब थक जाती है तो अपनी पोजीशन बदल लेती है। अगर कोई एक बतख थक कर फॉर्मेशन से बाहर निकल आती है तो बाकी उसको मदद करते हैं। फॉर्मेशन बनाने के लिए सब मिलकर के साथ में उड़ते हैं। उनकी आपस की सिनर्जी से ही उनका दूर तक उड़ पाना पॉसिबल हो पाता है। सिनर्जी इंसानों में भी होती है। जैसे यहाँ पर ऑथर की स्टोरी लेते हैं। शॉन कोवे का एक दोस्त था हाई स्कूल में, जिसका नाम था ऊंगा। ऊंगा देखने में थोड़ा सा डरावना लगता था, क्योंकि वो अपनी उम्र के बच्चों से बड़ा था और स्ट्रीट फाइटर भी था। शॉन और ऊंगा एक दूसरे से काफी अलग थे। उनके बोलने का ढंग, ड्रेसिंग सेंस और खाने पीने का ढंग एक दूसरे से एकदम अलग था, पर फिर भी दोनों बड़े अच्छे दोस्त थे। उनके बीच में एक ही चीज कॉमन थी और वो थी फुटबॉल। अलग अलग पर्सनैलिटी होने के बावजूद दोनों दोस्त इसीलिए बन पाए क्योंकि दोनों अपने बीच के डिफरेंसेस को सेलिब्रेट करते थे। दोनों को एक दूसरे की खूबियां और कमियां मालूम थी। दोनों में कोई परफेक्ट नहीं था, लेकिन साथ मिलकर के दोनों कंप्लीट थे। तो इस कहानी को समझने के साथ अब आगे बढ़ते हैं हैबिट नंबर 7 की तरफ, जो है शार्पन योर सॉ। यानी कि हाईली इफेक्टिव टीन्स की लास्ट हैबिट होती है अपनी सॉ को शार्प करना। मतलब कि रिलैक्स करना, कि जो भी आप करो उसे आराम से करो। इसके लिए आप मेडिटेशन, योगा या एक्सरसाइज भी कर सकते हो, या फिर आप म्यूजिक और डांस थेरेपी की मदद भी ले सकते हो। मतलब कि कोई ऐसी एक्टिविटी जो आपको फिर से रिफ्रेश कर दे, ताकि आप डबल एनर्जी के साथ अपने काम कर सके। अपनी बॉडी और माइंड को हेल्दी रखना बहुत ज्यादा जरूरी है। अपनी स्किल्स को शार्प करने से आपकी एफिशिएंसी इंक्रीज होगी। चलिए इसे हम एक और एग्जांपल से समझते हैं कि मान लीजिए आपने जंगल में एक आदमी देखा जो एक पेड़ काट रहा है। वो इस काम को कई घंटों से कर रहा है और अब तक तो वो काफी ज्यादा थक भी चुका है। तो आप उस आदमी के पास जाकर उसे बोलते हो कि आपकी ब्लेड डल है, इसे शार्प करना होगा। तो वो आदमी आपको इडियट बुलाता है और बोलता है कि वो पेड़ काटने में बहुत बिजी है, इसीलिए उसके पास ब्लेड को शार्प करने का टाइम नहीं है। अब आपको क्या लगता है यहाँ पर कौन इडियट है? हाँ, बिल्कुल सही पहचाना आपने कि वो आदमी जो इतनी देर से एक डल ब्लेड से पेड़ को काटने की कोशिश कर रहा है। अगर वो 15 मिनट टाइम निकालकर अपनी ब्लेड को शार्प कर लेता है तो उसके 3 घंटे वेस्ट होने से बच जाते हैं। हमें सिर्फ एक डायमेंशन में फोकस नहीं करना है, बल्कि हमें हर डायमेंशन का ध्यान रखना होगा। क्या आप सिर्फ 3 टायरों से कार चला सकते हो? नहीं ना, आपको 4 टायरों की जरूरत पड़ेगी ताकि आप सेफली ड्राइव कर सके। और आपको ऑयल, इंजन, गैस और ब्रेक का भी ध्यान रखना है, तभी तो आप जर्नी को एंजॉय कर पाओगे। तो कहने का मतलब है कि हमें रिलैक्स करने का भी टाइम निकालना होगा। अपनी एनर्जी को प्रिजर्व रखने के लिए ये बहुत ज्यादा जरूरी है। इससे आप न सिर्फ रिफ्रेश फील करेंगे बल्कि आपकी वर्क एफिशिएंसी भी बढ़ेगी। तो इन सारी बातों को जानने के साथ हम पहुंच गए हैं इस समरी के कंक्लूजन तक। यानी कि इस समरी का निचोड़ ये है कि इस समरी में आपने हाईली इफेक्टिव टीन्स की 7 हैबिट्स के बारे में जाना। ये आदतें सबके लिए काम करती है, चाहे आप टीनेजर हो या अडल्ट। लाइफ में ये हैबिट्स अप्लाई करो और फिर देखो आपको कितना ज्यादा बेनिफिट होगा। इस समरी में हमने रिलेशनशिप बिल्डिंग, वर्क एथिक्स और पर्सनल ग्रोथ की इंपॉर्टेंस के बारे में भी जाना। आपने ये भी जाना कि अपनी पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ में कैसे आपको बैलेंस को क्रिएट करना है। इस जर्नी में हमने आपको एक सक्सेसफुल टीनेज लाइफ के सीक्रेट्स बताए और आपने सीखा कि लाइफ में प्रायोरिटाइजिंग, सिनर्जी और रिलैक्सिंग करना कितना इम्पोर्टेंट है। आपने समरी के थ्रू प्रोएक्टिव होना सीखा, कैसे आप अपनी लाइफ को एक न्यू डायरेक्शन दे सकते हैं और अपनी कीमती टाइम को वेस्ट करने से बच सकते हैं। अपनी पुरानी आदतों के गुलाम मत बनो, क्योंकि आप इतने स्ट्रांग हो कि अपनी ओल्ड हैबिट्स को छोड़कर न्यू पॉजिटिव हैबिट्स को डेवलप कर सकते हो और अपनी लाइफ को पहले से बेहतर बना सकते हो। खुद में चेंज लाकर तो देखो, ये दुनिया भी आपके लिए बदल जाएगी। तो इन्हीं सारे मेथड्स और स्ट्रेटेजीज और कहानियों के साथ ये समरी तो यहीं पर समाप्त होती है, लेकिन आपकी जर्नी तो अभी बहुत लंबी है, काफी आगे जाना है, बहुत आगे बढ़ना है, बहुत कुछ अचीव करना है। इसलिए ऑल द बेस्ट। और जो भी चीजें इसमें बनाई हैं आप उसे फॉलो कर सकते हैं। साथ ही ये समरी आपको कैसी लगी, मेथड्स आपको कैसे लगे, कहानी इसमें आपको कैसी लगी, हमें जरूर बताइए कमेंट बॉक्स में लिख करके।
और आगे आप किस समरी के बारे में जानना चाहते हैं वो भी बता दीजिए।